नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आज से 4 दिन पहले मैंने एक सेशन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी रिसेशन की चपेट में आ गई है, आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई है। आर्थिक मंदी क्या होती है, ये इंसान के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है और जर्मनी में रिसेशन के आने के क्या कारण थे और क्या भारत में भी रिसेशन आ सकती है, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जर्मनी में जो रिसेशन आया है इसकी वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे एनालिस्ट स्पेशलिस्ट का दावा है कि भारत को इस रिसेशन की वजह से 16,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, 16,500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। सिर्फ जर्मनी में रिसेशन की वजह से भारत को लगभग इतने रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अगर यूरोप के अदर कंट्रीज में भी अगर रिसेशन आता है या फिर हमारा जो सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र है अमेरिका, जिसके साथ व्यापार करके हमको बहुत फायदा होता है, अगर वहां पर रिसेशन आता है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स किस तरह से प्रभावित होंगे, आज के सेशन में विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आज आपका आर्टिकल देख लीजिए। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी मे गेट एडवर्सली इंपैक्टेड ड्यू टू रिसेशन। ये एक्सपर्ट्स का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो जर्मनी को हो रहे हैं, रिसेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि रिसेशन आखिर होता क्या है। रिसेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कभी कभार हमारे देश दुनिया में ऐसी स्थितियाँ आती हैं, पूरी दुनिया में ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हमारे यहाँ पर जो नागरिक है ना, उनके पास पैसे बचते नहीं हैं, बहुत कम पैसे होते हैं, सामानों के दाम आसमान छू जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को खरीद ही नहीं पाते। यानी कि जो सामान की कीमत है वो आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाती है। ऐसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं। और रिसेशन की स्थिति का पता आमतौर पर हमको ऐसे लगता है कि अगर किसी देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, अगर वो दो जो फाइनेंशियल क्वार्टर्स हैं, अगर इन दोनों में नेगेटिव जा रही होती है तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो कंट्री रिसेशन की कगार पर आ गई है। जैसे कि जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में क्या हुआ था, जो पिछले साल 2022 का जो आखिरी आपका फाइनेंशियल क्वार्टर था, ठीक है, दिसंबर नवंबर और अक्टूबर वाला, यहाँ पर इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो -0.5 में चली गई थी। और जनवरी फरवरी मार्च वाला 2023 का जो पहला फाइनेंशियल क्वार्टर था, यहाँ पर इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3 चली गई। चूंकि दो फाइनेंशियल क्वार्टर में लगातार इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही, इसलिए इस कंट्री को रिसेशन में डिक्लेयर कर दिया गया। और रिसेशन जब भी किसी कंट्री में आता है तो वहां पर क्या होता है, बाजार सामान से भरा रहेगा लेकिन लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे। और रिसेशन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि लोगों के जो बैंकों में जमा पैसे हैं वो धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती रहेगी और बाद में पूरी तरह से वो इनकम जो है, लोगों की जो सेविंग्स है, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगी। जैसे मैं आपको बता चुका था पाकिस्तान में रिसेशन यानी कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के रेट लगभग 35% से भी ऊपर पहुंच चुके थे। इसका मतलब क्या है, अगर बैंक मान लीजिए मुश्किल से अगर उनको 5% ब्याज देती है तब भी 30% का घाटा तो उनको हो रहा है। अगर उनके बैंकों में अगर 1 लाख रुपया जमा है तो अगले साल उसकी वैल्यू सिर्फ 70,000 रह जाएगी। उसके अगले साल 30% का घटा तो और, यानी कि 3-4 साल में 1 लाख रुपए की शून्य के बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो ये रिसेशन के सबसे बड़े नुकसान है। और आज के सेशन में आपको बताना चाहता हूं कि भारत में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये यूरोप के मैप में जर्मनी की लोकेशन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसके बॉर्डर्स लगते हैं, पोलैंड है, ठीक है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ठीक है, इसकी राजधानी ब्रसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके अलावा नीदरलैंड है। देखिए नीदरलैंड के साथ भारत ने इस साल जो ट्रेड किया ना, इसमें भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी तक का फाइनेंशियल ईयर 2023 में अभी तक भारत टोटल मिलाकर के $10.3 बिलियन इसको एक्सपोर्ट कर चुका है। फिर यूएई और ये बहुत सारे देश हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट कर चुका है। तो आज के सेशन में अगर मैं आपको बताऊं, जो यूरोपियन यूनियन है ना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 52%, ठीक है, 52% जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो अकेले 3 देश संभालते हैं। एक इसमें आप देख पा रहे होंगे, जर्मनी है, फ्रांस और इटली है। जर्मनी की जो जीडीपी है वो 4.031% है, इसी का इतने बिलियन डॉलर है। फ्रांस की है 2 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। इटली की भी है लगभग 1.99 से आसपास है। आप देख पाएंगे 24.26%, 16.72% और 12.02%, यानी कि लगभग इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो 51 से लेकर 52% के आसपास इकोनॉमी अकेले जर्मनी, फ्रांस और इटली संभालते हैं। और बाकी के देश आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। तो टॉप 10 में टॉप 3 है जर्मनी, फ्रांस और इटली, जिसमें से सबसे बड़ा जो देश है जर्मनी, यहां पर रिसेशन आ गया है।
अब इससे स्थितियां इतनी उत्पन्न हो गई हैं कि यहाँ पर भारत बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट्स करता है। अब अगर रिसेशन किसी कंट्री में आती है तो उस कंट्री से डिमांड कम हो जाती है। क्यों डिमांड कम हो जाती है? क्योंकि लोगों की आय वहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोगों की आय के कम होने की वजह से वो सामान ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। सामान ज़्यादा नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, जो कंपनियां होंगी उनमें डिमांड कम आएगी। डिमांड कम होने से वहाँ पर नौकरियां जाएंगी, नौकरियों के जाने से सरकार तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर कंपनियों में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार की भी आय कम हो जाएगी और रिजल्टेंटली वहाँ के लोग गरीब हो जाएंगे। अगर रिसेशन बहुत लंबी अवधि तक रहती है, अगर रिसेशन 1-2 साल तक रहती है तो संभलने का अवसर मिल जाता है। लेकिन अगर रिसेशन की अवधि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल अगर इतनी लंबी रह जाती है, जैसे 1929 में अमेरिका की जो आर्थिक मंदी थी उसने अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। लोगों के जिनके महल थे वो बिक गए थे, वहाँ के सारे बैंक्स कोलैप्स कर गए थे। क्योंकि आमतौर पर जो इंसान है वो अपनी सेविंग बैंकों में ही रखता है, ठीक है। अगर किसी ने जमीन खरीद भी ली तो उसके दाम इतने कम हो गए थे कि लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे थे। तो इसी तरह की स्थिति कहीं ऐसा, हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जर्मनी की हालत आने वाले समय में और ज़्यादा खराब होने वाली। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिस्ट सी जर्मन ग्रोथ लैगिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द रीजन फॉर ईयर्स टू कम एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एस्टिमेट्स जर्मनी विल बी द वर्स्ट परफॉर्मिंग G7 इकोनॉमी दिस ईयर। तो IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसका दावा है कि जो G7 कंट्रीज हैं इसमें से जर्मनी सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग यानी कि सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला देश होगा। और जर्मनी की जो ग्रोथ रेट है आने वाले समय में और भी वो पीछे छूटेगा। यानी कि अभी का जो समय चल रहा है ना, ये तो जर्मनी का खराब चल रहा है, लेकिन आने वाला समय और भी ज़्यादा खराब होगा। कैसे खराब होगा आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जर्मनी में अभी रिसेशन के जो रेट्स हैं वो 8.7% के आसपास चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2022 का जो पहला क्वार्टर है यहाँ पर जीडीपी में जो है -0.3% इतना ग्रोथ रेट दर्ज किया गया, यानी कि नेगेटिव है। और इससे पहले जो था दिसंबर वाला क्वार्टर था वहाँ पर -0.5% यहाँ पर ग्रोथ रेट दर्ज किया गया और लगातार अभी इसी तरह से जो है घटता रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया आप देख सकते हैं 10.2 बिलियन US डॉलर यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। तो 10.2 बिलियन US डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो लगभग 85,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 85,000 करोड़ के आसपास ये होती है। और ये एनालिस्ट का ये अनुमान है कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स है वो लगभग 20% के आसपास डिक्लाइन होंगे, डिक्रीज होंगे। और तकरीबन 85,000 करोड़ का 20% अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 16,500 करोड़ के आसपास भारत को इतने पैसे का घाटा होगा। और भारत जो यहाँ को एक्सपोर्ट करता है ना, भारत के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हैं। भारत मशीनरी यहाँ पर भेजता है, लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर की मशीनरी यहाँ पर जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पर जाते हैं, स्मार्टफोन इत्यादि सब कुछ यहाँ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपैरल इंडस्ट्री का भी यहाँ योगदान है। ऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे यहाँ से जाते हैं, फुटवेयर जाते हैं, ठीक है, लेदर गुड्स जाते हैं। और इसके अलावा आयरन एंड स्टील, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाती हैं। तो इसकी वजह से जर्मनी में लगातार भारतीय उत्पादों की मांग ऑब्वियस सी बात है कि घटेगी। अगर वहाँ रिसेशन आ रहा है तो लोग खरीदेंगे। लेकिन भारत से ज़्यादा मजबूरी चाइना की हो चुकी है। हमारे यहाँ तो केवल 10.2 बिलियन होता है, चाइना 70 बिलियन डॉलर्स करता है। और अगर इसका 20% निकालो तो उसको तो और भी ज़्यादा घाटा होगा, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ एक कंट्री रिसेशन में गई है। अगर यूरोप की एक कंट्री जर्मनी के रिसेशन में जाने से भारत को तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, तो सोचिए अगर पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन रिसेशन में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका अगर रिसेशन में चला जाता है, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जहां से हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और रिजल्टेंटली हमको वहां पर बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका रिसेशन में चला गया तो निश्चित ही प्रॉब्लम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जर्मनी के रिसेशन में जाने के कारण क्या थे। देखिए जर्मनी के रिसेशन में जाने के बहुत सारे कारण हैं। इसका कोई रिसेशन का कोई एक कारण नहीं होता। उस देश की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। वहाँ का जो बैंक्स है उनका सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर तब खड़ी हुई जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस ला दिए। आप जानते हैं कि जो यूरोप होता है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ठंड पड़ती है। और ठंड अगर यहाँ पर पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल की ज़रूरत तो यहाँ पर पड़े, क्योंकि गाड़ियाँ तो उसी से चलेंगी, ठीक है। अब अगर ठंड पड़ती है तो यहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड है नेचुरल गैस की, ठीक है। यहाँ के नागरिकों को सर्दियों में अगर जीवित रहना है तो नेचुरल गैस की यहाँ पर डिमांड है, जो इनको रशिया से सप्लाई होती थी। अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रशिया पर जब सैंक्शंस लगाए तो इनको जो सस्ती गैस मिल रही थी रशिया के साथ, उस गैस का आना बंद हो गया। और पिछले साल की सर्दियों में इनको बहुत बड़ी महंगी जो है गैस इनको इंपोर्ट करनी पड़ी। और नतीजा क्या हुआ कि इनको लगातार घाटा हुआ, इनकी सरकार को घाटा हुआ, यहाँ पर महंगाई आसमान छू गई और देखते ही देखते कंट्री जो है रिसेशन की कगार पर आ गई। अभी पिछले साल तो यहाँ पर ठंड कम पड़ी थी, ठीक है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार की सर्दियों में अगर पिछली बार से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इस बार और भी यहाँ पर मुश्किलें होंगी। तेल और गैस इन सब के दाम आसमान छुएंगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। तो हालांकि देखिए
एक इन्होंने ये भी किया था, देखो भारत को प्रॉब्लम एक रिसेशन में जाने से ही नहीं, यहाँ पर क्या किया था, इंडिया प्लान्स टू चैलेंज ईयू कार्बन टैक्स एट डब्ल्यूटीओ। देखो इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन यूनियन है कार्बन टैक्स लगाएगी, ठीक है, जो भारत के जो सामान होंगे, चाइना के जो सामान होंगे, इस पर एक कार्बन टैक्स लगाएगी। तो भारत का दावा है कि ये गलत है, ठीक है, और इसकी वजह से भी भारत के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं और भारत इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि डब्ल्यूटीओ में चैलेंज करने का प्लान कर रहा है और निश्चित ही भारत इसमें जीतेगा भी, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के टैक्सेस लगेंगे बॉर्डर पे दूसरे देश के सामान को अपने देश में आने से रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने जो टैक्स लगाया था, अगर भारत भी ऐसे ही टैक्स लगा दे तो इनके भी सामान हमारी बाजार में नहीं आने पाएंगे। आप देख सकते हैं जर्मनी के रिसेशन में जाने से आजकल आप जानते हैं कि अगर दुनिया का कोई एक भी देश में अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरी दुनिया में उसको उससे प्रभावित होता है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे घाटे भी हैं। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा घाटा है कि पूरी दुनिया एक साथ हो जाती है ग्लोबलाइजेशन के केस में, और अगर पूरी दुनिया एक साथ होती है तो उस स्थिति में दुनिया के किसी भी एक देश में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और क्लोज्ड इकोनॉमी वैसे भी ठीक नहीं होती, हालांकि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फायदे भी हैं। और भारत की जीडीपी में सबसे जो बड़ा योगदान था वो जब 1991 की हम एलपीजी रिफॉर्म सब जब हम अपने देश में लेकर के आते, उसी के बाद हमारे देश में की इकोनॉमी आमतौर पर बढ़ी थी। मनमोहन सिंह उस समय हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका दिमाग था, ठीक है, एलपीजी सिस्टम वो लेकर के आया और उसके बाद भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, 2023 में सरकार ने इसको नवीनीकृत किया है। इससे पहले क्या था कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती थी वो 5-5 साल के लिए बनती थी। इस बार भारत सरकार ने क्या किया है, 2023 में एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका कोई टेन्योर निर्धारित नहीं किया है, यानी कि जो FTP 2023 है ये तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार चलेगी, इसको हम कभी भी संशोधित कर सकते हैं। और इसमें भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम जब दुनिया की $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी होंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, उस समय हमारा लक्ष्य है कि हम $2 ट्रिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें से 1 ट्रिलियन हमारा गुड्स होगा और 1 ट्रिलियन हमारी सर्विसेज होंगी। आपको पता है कि हमारे जो सामान है ना, हमारे देश में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होता है, हम दुनिया को सामान कम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सामानों के एक्सपोर्ट के क्रम में हम लोग घाटे पर रहते हैं और इस घाटे को पाटने का काम हमारी सर्विसेज करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी देश है वहाँ पर 20,000, 30,000, लाख, 1.5 लाख, अगर बड़ा देश है तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भारत के यहाँ से गए हुए नागरिक आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पर जॉब करते हैं। और वहाँ पर जॉब करके ऑब्वियस सी बात है कि चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी हो, आमतौर पर हम लोगों में सेंटिमेंट्स कुछ ज़्यादा होते हैं कि हम लोग अपनी आमदनी का लगभग 30% के आसपास खर्च करना और कम से कम 70% के आसपास तो हमारी सैलरी का बचना ही चाहिए। तो 30% भले ही उन्होंने वहाँ पर खर्च कर दिया, लेकिन उनकी जो इनकम हो रही है उसका 70% डॉलर्स तो भारत में ही आएगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का जो बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार ही निर्धारित करता है कि किसी देश की परचेजिंग पावर कितनी होगी। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि भारत के जो नागरिक विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर जाकर वो विदेशी मुद्रा कमाते हैं और वो विदेशी मुद्रा का कुछ हिस्सा तो वहां पर खर्च करेंगे, लेकिन अधिकांश हिस्सा जो 70% है, 80% है, जितना वो बचा सकते हैं उतना वो अपने गांव में भेजेंगे। अब उनके बैंक खाते यहाँ पर, उनका घर सब यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर करेंसी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी तो इससे भारत को फायदा होगा। तो अगले साल ही मतलब आने वाले 2-3 साल के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे 2026 तक, उस समय हमारे पास ये लक्ष्य है कि हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें से 1 ट्रिलियन हमारी सर्विसेज होंगी और 1 ट्रिलियन हमारा गुड्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से उसको समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।